हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं HTML के स्ट्रक्चरल टैग्स के बारे में। स्ट्रक्चरल टैग वो होते हैं जिनसे आप HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। हर HTML डॉक्यूमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हमेशा सेम होता है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम आपको हेड टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उन सब के बारे में बता देंगे। वो सारी चीज़ें बेसिक नहीं हैं, वो सारी एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, बट क्योंकि यहाँ पर आप वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए ही आए हैं, तो अभी से आप सारी चीज़ें सीखते चलिए तो आपके लिए थोड़ा बेहतर रहेगा। आपको अगर नहीं देखनी है वो चीज़ें तो आप उतना पोर्शन स्किप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो हाँ स्ट्रक्चरली रहेंगी, जो भी चीज़ें मेन होती हैं, बट हेड टैग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई बेसिक वेब पेज बनाना है तो आप उसमें लिखें, बट अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे लिखते हैं तो आपको वो चीज़ें लिखनी पड़ती हैं कई बार। तो सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जिस पे भी आप काम कर रहे हैं इस वक्त, उस पे नोटपैड खोल लीजिए या फिर कोई भी कोड एडिटर खोल लीजिए। दोनों सेम ही तरीके से काम करते हैं। साथ में अपना ब्राउज़र खोल लीजिए और लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला कोड जो हम लिखेंगे वो है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML आपके कंप्यूटर को, आपके सिस्टम को ये बताता है कि ये जो भी आप फाइल लिखने जा रहे हैं ये लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML के अकॉर्डिंग लिखने जा रहे हैं आप। तो जब भी ब्राउज़र इस फाइल को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा इस लाइन को देख के कि हाँ आपने जो ये फाइल लिखी है वो HTML के लेटेस्ट वर्जन यानी कि HTML5 के अकॉर्डिंग लिखी है। तो वो आपके कोड्स को उसी तरीके से रीड करेगा और उसी तरीके से डिस्प्ले करेगा। कई बार ये दिक्कत होती है कि जब आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तो ब्राउज़र आपकी फाइल को पुराने तरीके से, जो पुराने वर्जन्स होते थे HTML के, उसके अकॉर्डिंग पढ़ने लगता है, तो वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं करता चीज़ें। तो अगर आप कोई भी फाइल लिख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये एक लाइन लिख देनी चाहिए डॉक टाइप HTML, ताकि ब्राउज़र आपकी फाइल को लेटेस्ट वर्जन के अकॉर्डिंग ही रीड करे और चीज़ें अच्छे से डिस्प्ले हों। अब दूसरा टैग आता है HTML टैग। ये सबसे मेन टैग कह सकते हैं आप, क्योंकि यही है जो ब्राउज़र को बताता है कि हाँ ये एक HTML फाइल है। सारी चीज़ें इसके बाद जितनी भी चीज़ें आप लिखेंगे वो सारी इसी के अंदर आने वाली है। HTML टैग में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए। यहाँ HTML टैग में हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो होता है जो हमें हमारे टैग के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता है या कि उसे स्पेसिफाई करता है थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर HTML में हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे LANG, जो कि लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने EN लिखा है क्योंकि जो हम इस वक्त डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं वो हम इंग्लिश में लिखेंगे और इंग्लिश के लिए कोड होता है EN। बाकी लैंग्वेजेस के लिए बाकी कोड्स होते हैं, लेकिन फिलहाल ये जो फाइल लिखेंगे हम वो इंग्लिश में लिखेंगे, तो यहाँ पे हम EN लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर HTML के लिए जो एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं वो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये ब्राउज़र को बताता है कि आपकी जो फाइल है वो किस लैंग्वेज में है, आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है वो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इससे ये हेल्प होती है कि जब ब्राउज़र इसे रीड करता है तब वो उस लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए इसे रीड करता है। सर्च इंजन्स में और स्क्रीन रीडर्स होते हैं उसमें काफ़ी हेल्प करता है, तब वो कंटेंट रीड करने में आसानी होती है। अब हम यूज़ करेंगे हेड टैग। अब हेड टैग क्या है? हेड टैग आपके HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी इंफॉर्मेशन, आपके HTML पेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है मेन वो सारी हेड टैग के अंदर आ जाती है। ये जो भी इंफॉर्मेशन आप हेड टैग के अंदर लिखेंगे वो सारी आपके पेज पे शो नहीं करती, लेकिन वो आपके पेज को स्पेसिफाई करती हैं। आपके पेज के बारे में सारी मेन चीज़ें वहाँ पे डिटेल में होती हैं जितनी भी ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो टाइटल आ जाता है, जो भी आपके वेब पेज का टाइटल होगा। मान लीजिए अभी इस वक्त हमने अपने पेज को index.html से सेव किया हुआ है। एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए,
जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक नया पेज खोलिए नोटपैड में या कोड एडिटर में, जहाँ भी आप लिख रहे हैं कोड, उसे खोलिए और उसके बाद उसे सेव कर लीजिए विथ एक्सटेंशन ऑफ .html। आप अपने फाइल का नाम लिखिए जो भी आपको चाहिए, उसके बाद आप .html लिखकर उसे सेव कर लीजिए। हर HTML फाइल जो भी आप लिखेंगे वो इसी एक्सटेंशन के साथ सेव होगी। तो यहाँ पर इस वक्त हमारी फाइल का नाम इंडेक्स करके ही आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम टाइटल में कुछ लिख लेंगे, मान लीजिए हम वहाँ पर टाइटल में लिख देते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। यहाँ पर हमने अपने टाइटल में लिख दिया इंट्रोडक्शन टू HTML। अब हम इसे कर देते हैं सेव। यहाँ पर हम फाइल में जाएंगे, फाइल में सेव, हमने सेव कर दिया और यहाँ पर हम इसे कर देंगे रिफ्रेश। देखिए यहाँ पर हमारी फाइल का नाम चेंज हो गया इंट्रोडक्शन टू HTML। यहाँ पर जो भी आप टाइटल में नाम लिखेंगे वो सीधा आपके वेब पेज के टाइटल में शो करेगा। तो जब भी कोई इस वेब पेज को खोलेगा तो उसे यही टाइटल शो करेगा जो आपने यहाँ पर टाइटल में लिखा होगा। अब यहाँ पर एक और टैग यूज होता है, मेटा टैग। मेटा टैग क्या होता है? वो आपके डाटा के बारे में और डाटा होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई फोटो क्लिक की, तो आपकी ने जो फोटो क्लिक की है वो इमेज ऑलरेडी एक डेटा है। आप उसके बारे में जब देखते हैं कि मतलब जब उसका डेटा निकालते हैं आप कि वो कब क्लिक हुई थी, उसकी स्टोरेज साइज क्या है, वो सब जो होता है वो उस डेटा का डेटा है। आपकी इमेज एक डेटा है, आपने उस डेटा के बारे में और डेटा स्पेसिफाई कर दिया है कि हाँ वो कब क्लिक हुई है फोटो और वो कितना स्टोरेज होल्ड करती है, तो वो सब डेटा का डेटा हो जाएगा। तो उसे ही आप मेटा कहते हैं। यहाँ पे आपका पेज ऑलरेडी एक डेटा है और इसके बारे में जो डेटा रहेगा वो हम मेटा टैग में लिखते हैं। यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल लिख देते हैं मेटा करसेट UTF-8। मेटा कैरसेट का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर सेट। UTF-8 एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग सेट है जो कि वाइडली यूज किया जाता है। UTF-8 आपके सभी कैरेक्टर्स को, नंबर्स को और सिंबल्स को एनकोड करने में मदद करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर एनकोडिंग डिवाइस है कह लीजिए आप, जो कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको एनकोड करने में मदद करता है। जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सजेस्ट किया जाता है कि आप उसका कैरेक्टर सेट UTF-8 ज़रूर रखें, ताकि जो ब्राउज़र है वो उसे अच्छे से इनकोड और डिकोड कर सके और आपके जितने भी कैरेक्टर्स डिस्प्ले होने हैं वो सब अच्छे से डिस्प्ले हों, क्योंकि UTF-8 एक स्टैंडर्ड कैरेक्टर इनकोडिंग सेट है जो ज़्यादातर लैंग्वेजेस, सिंबल्स, कैरेक्टर सब इंक्लूड करता है। तो इसीलिए किसी भी नए डॉक्यूमेंट में इसे ज़रूर लिखा जाता है। अब यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि लिंक एलिमेंट। अब यहाँ पर लिंक एलिमेंट क्या होता है? लिंक एलिमेंट आपको आपकी HTML फाइल को किसी एक्सटर्नल फाइल से लिंक करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने HTML फाइल लिखी और उसके बाद आपने इसका अलग से एक CSS फाइल बनाई है। आपने इसमें पूरा स्ट्रक्चर जो आपको देना था आपने इस एक HTML फाइल में लिख दिया। आपने इसकी स्टाइलिंग के लिए एक अलग से CSS फाइल बनाई और आपको इन दोनों को लिंक करना है, ताकि वो जो CSS में जो भी आपने डिजाइनिंग की है वो आपके इस HTML फाइल पे अप्लाई हो जाए। तो आप लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम लिंक में एट्रीब्यूट यूज करते हैं रिलेशन, जिसके लिए हम REL लिखते हैं। अब यहाँ पर आप रिलेशन एट्रीब्यूट के अंदर
आप स्पेसिफाई करते हैं कि आपकी HTML फाइल का और जो भी आप अलग से फाइल जिसको आप लिंक कर रहे हैं इस फाइल से, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई CSS फाइल ऐड कर रहे हैं तो आप उसके लिए स्टाइल शीट लिखते हैं। यहाँ पर जब आप स्टाइल शीट लिखते हैं तो मतलब आप अपनी इस HTML फाइल को किसी एक्सटर्नल CSS फाइल से लिंक कर रहे हैं और उसका रिलेशन ये है कि वो इस HTML फाइल के लिए एक स्टाइल शीट की तरह काम कर रहा है। आप जब भी अपनी HTML फाइल को किसी एक्सटर्नल CSS फाइल से लिंक करते हैं तो आप हमेशा रिलेशन एट्रीब्यूट में स्टाइल शीट लिखते हैं। उसके बाद href, यहाँ पर href का फुल फॉर्म होगा हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पर आप अपनी जो आपकी फाइल होगी CSS फाइल, वहाँ का एड्रेस लिख देंगे आप। फिलहाल हमारे पास कोई CSS फाइल इसके लिए तैयार नहीं है तो हमें यहाँ पर खाली जगह छोड़ देना या फिर हम इसे मिटा देंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ जाइए कि ये क्यों लिखा है हमने। यहाँ पर भी हमारे पास इसके लिए कोई स्पेसिफिक CSS फाइल नहीं है तो हम यहाँ पे खाली छोड़ दे रहे हैं या फिर हम इसे मिटा देंगे। पर अभी आपके समझने के लिए हम इसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि लिंक एलिमेंट होता क्या है। यहाँ पर एक ऑल लिंक एलिमेंट लिखा जा सकता है। REL शॉर्ट फॉर्म ऑफ रिलेशन। यहाँ पर आप आइकन के लिए भी एक लिंक एलिमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर आप फेविकॉन के लिए एक लिंक एलिमेंट लिख सकते हैं। फेविकॉन क्या होता है? फेविकॉन वो होता है जो आपकी वेबसाइट के टाइटल के साथ में जो एक छोटी सी पिक्चर आती है वो होता है फेविकॉन। फेविकॉन का फुल फॉर्म होता है फेवरेट आइकन। बहुत सारी कंपनीज जब अपनी वेबसाइट बनाती हैं तो उसमें वो फेविकॉन के तौर पर अपना लोगो यूज कर लेती हैं। तो यहाँ पर उस फेविकॉन को ऐड करने के लिए आपको लिंक एलिमेंट यूज करना पड़ता है। और फिर उसके बाद सेम फेविकॉन के लिए खाली जगह छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अभी इसमें हमें नहीं लगता हमें कोई फेविकॉन ऐड करने की ज़रूरत है। पर अगर आप कभी भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप अपने मनपसंद का कोई भी एक फेविकॉन ऐड कर सकते हैं। हम फिर से बता दे रहे हैं, फेविकॉन वो होता है जो कि आपके वेब पेज के टाइटल के साथ में जो एक छोटी सी पिक्चर होती है। यहाँ पर एक ऑल लिंक एलिमेंट के बारे में हम आपको बता देते हैं। प्री कनेक्ट, यहाँ पर आप सिर्फ कोई एक्सटर्नल CSS फाइल या आइकन ही नहीं बल्कि फॉन्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिलेशन में प्री कनेक्ट यूज करते हैं। प्री कनेक्ट का मतलब होता है कि आपकी जो HTML फाइल है वो आपकी उस जो भी आपने एक्सटर्नल फाइल है लिखी हुई है फॉन्ट वगैरह की, पहले से ही आपकी HTML फाइल को वो उस एक्सटर्नल फाइल से कनेक्ट कर देता है ताकि जो लोडिंग होती है वो आसानी से हो सके और ज़्यादा टाइम ना ले वो लोड होने में। प्री कनेक्ट हेल्प करता है कि आपकी जो फाइल है वो लोड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती, तो आपकी जो डिस्प्ले होती है वो बेहतर हो जाती है थोड़ी सी। यहाँ पर आपने जो भी फॉन्ट अलग से ऐड करना हो वो आप ऐड कर सकते हैं। अब फिलहाल हमारे पास लिंक में ऐड करने के लिए कुछ है नहीं खास तो हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अब आता है बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में आप वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो भी आपके पेज पर आपको शो करानी होती हैं। जितनी भी चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे वही चीज़ें आपके पेज पे शो होगी। यहाँ पर आपको अपने वेब पेज पे जो भी चीज़ें शो करानी होती है वो आप बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। अब यहाँ पर हम इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर आप अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे और ये रहा आपका पहला वेब पेज। अब यहाँ पर आप और भी कई चीज़ें लिख सकते हैं बॉडी टैग के अंदर, पर फिलहाल के लिए जब आपका बेसिक आपको सिर्फ जानना है कि यहाँ एक स्ट्रक्चर क्या होता है तो ये यही होता है। सबसे पहली लाइन डॉक टाइप,
उसके बाद आप लिखेंगे HTML टैग। HTML टैग के अंदर ही आपकी बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मेन टैग होता है HTML टैग। उसके नीचे आप लिखेंगे हेड टैग। हेड टैग के अंदर आपके पेज की सारी इंफॉर्मेशन वो सारी हेड टैग के अंदर ही रहेगी। फॉर एग्जांपल आपका टाइटल, आपका मेटा डाटा और आपकी HTML फाइल में आपको जो भी एक्सटर्नल फाइल्स लिंक करनी होती है वो सब आप हेड टैग के अंदर लिख देते हैं। और फिर आपको आपके वेब पेज पे जो भी चीज़ें शो करानी होती है वो आप बॉडी टैग के अंदर लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप हेड टैग अलग होता है, बॉडी टैग अलग होता है, और ये दोनों चीज़ें HTML टैग के अंदर आती हैं। एक चीज़ और, जब आप मान लीजिए यहाँ पर हेड टैग है और हेड टैग यहाँ पर इसका ओपनिंग टैग है और यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग है, इन दोनों के अंदर ये दोनों टैग लिखे गए हैं, टाइटल टैग और मेटा टैग, तो इसे कहा जाता है नेस्टिंग। ये जो दोनों टैग हैं ये आपके हेड टैग के अंदर नेस्टेड हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि टाइटल टैग हेड टैग के अंदर नेस्टेड है। यहाँ पर हमने नेस्टिंग की है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप इसके बाद आप अपनी पहली HTML फाइल बना लेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।